हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग हिस्ट्री क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री का मतलब होता है बीती हुई या पुरानी बातें, चाहे वो एक दिन पुरानी हो या फिर 100 साल पुरानी या उससे भी ज्यादा पुरानी बातें हो सकती है। इस लेक्चर को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 का दिया हुआ। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। ओके, जैसा कि अब हमने देखा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि क्या, कहाँ, कैसे और कब दिया हुआ है हिस्ट्री। अभी जो राशिदा है, एक छोटी सी बच्ची है राशिदा, जो एक जगह बैठी हुई है। राशिदा सैड रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठी। Suddenly her eyes fell on a small headlines. अचानक से उसको एक हेडलाइंस दिखा, 100 years ago। ठीक है, मतलब 100 साल पहले की बात। How she wondered, would anyone know what had happened so many years ago? क्या कोई बता सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था? 100 साल पहले की बातें तो कोई नहीं बता सकता कि क्या हुआ था। तो राशिदा को लगा कि इसमें कैसे न्यूज़पेपर वालों ने कैसे लिखा कि 100 साल पहले। वही सोच रही थी राशिदा। राशिदा को ये लगा कि 100 साल पहले की बातें तो किसी को याद कैसे रह सकता है, या फिर कोई 100 साल के से ज़्यादा एज का होगा तभी वो बता पाएगा। तो 100 साल तक अगर कोई रहता भी है जिंदा तो मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रहती है कि वो एकदम से सब कुछ ढंग से बता पाए। तो इसका मतलब है कि कोई पहले का है या फिर कहीं बुक में लिखा हुआ चीजें है या फिर कहीं से सोर्स से मिला हुआ है तभी वो उसके बारे में दिया हुआ। तो नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बारे में फाइंड आउट करना। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज। अगर हम कुछ भी कल करते हैं या रेडियो में कल हमने कुछ सुना या फिर टेलीविजन में कुछ देखा या फिर हमने न्यूज़पेपर रीड किया, अगर वो चीज़ कल की है तो हमें ऑब्वियसली याद रहेगा वो चीज़ कि क्या हुआ था। एक दो साल पहले की भी चीज़ें हमें याद रहती है, जैसे कि मान लीजिए आप कोविड 19 2019 में आया था। तो इस चीज़ को 4 इयर्स लगभग बीत गए हैं, फिर भी हमें सब कुछ याद है। आपको भी सब कुछ याद होगा कि किस तरीके से लॉकडाउन हो गया था, हम कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, हम अपने किसी से मिल नहीं पा रहे थे, तो किस तरीके का सिचुएशन बन गया था, कैसा सीन क्रिएट हो गया था, वो चीज़ आप लोगों को याद होगा। बट बहुत दिन पहले की बातें हम ऐसे नहीं याद रख सकते, तो वो चीज़ कहीं से सुन के हम पता कर सकते हैं या फिर कहीं लिखा हुआ देख के हमें पता चलता है। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेम्बर। तो लास्ट ईयर के बाद भी याद रहती है। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो। बट बहुत दिन जो पहले की बातें हैं वो किस तरीके से पता लगाया जा सकता है। ओके, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो किस तरीके से इस चीजों को किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, पता किया जाता है, उसके बारे में फिर आगे हम पढ़ते हैं कि राशिदा को फिर कहाँ से पता चला, कैसे उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो कैसे खत्म हुई। नेक्स्ट है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हमें क्या जानना है, हम क्या जान सकते हैं। तो पास्ट के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि पहले जमाने के लोग, जो आदि मानव से बाद के लोग, वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरीके के घर में रहते थे। There are several things we can find out. What people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. Okay, we can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. तो हम किस किस के बारे में पता लगाएंगे, हमें किस किस के बारे में पता लगाना है। हंटर्स, हंटर गैदरर जो होता है, जो शिकार वगैरह करता है। ओके, हर्डर्स हो गया जो मतलब जो जानवरों को ले जाता है घुमाने फिराने के लिए, है ना, खाना वाना खिलाने के लिए। फिर हो गया फार्मर्स, जो
जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो किसान हैं, जो खेती करते हैं। और नेक्स्ट हो गया रूलर, रूलर जो रूल करते हैं। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, ये सब आगे। प्रेस जो पूजा वगैरह करवाते हैं, पुजारी वगैरह थे, उनके बारे में। क्राफ्ट्स पर्सन जो क्राफ्ट का, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, पॉटरी वगैरह बना रहे हैं या फिर कुछ कढ़ाई का काम कर रहे हैं, विविंग्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, साइंटिस्ट सब के बारे में भी। तो इन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पहले टाइम में वो लोग किस तरीके से क्या करते थे, और आज के टाइम में फिर क्या कैसे हो रहा है। तो ये सब कुछ हमें पास्ट में या हिस्ट्री को पढ़ने से पता चलता है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सो, द सॉन्ग्स दे sang। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि हम पहले टाइम में बच्चे किस तरीके का गेम खेलते थे उसके बारे में। तो अभी जैसे मान लो बच्चे लोग, आप लोग या फिर और छोटे बच्चे जो मोबाइल वगैरह में खेल लेते हैं। बट पहले टाइम में क्या था, मोबाइल नहीं थी, तो लोग कैसे खेलते थे, आउटडोर गेम खेलते थे। तो उस टाइम में कबड्डी हो गया और भी बहुत सारे थे, फुटबॉल वगैरह था, तो ये सब क्रिकेट भी खेलते थे। तो आउटडोर गेम ही होता था उस टाइम में। फिर है स्टोरीज दे हर्ड, तो पहले टाइम में राजा महाराजा के किस्से कहानियां वगैरह ज्यादा जो जो था वो प्रचलित था। द प्लेज दे सो, किस तरीके का वो प्ले देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, और किस तरीके का गाना गाते थे। तो आजकल की तरह मतलब सॉन्ग्स में भी काफी चेंजेस आया। पहले का जो सॉन्ग था स्लो था, अभी थोड़ा फास्ट हो गया है। तो पहले में और आप अभी में अगर हम कंपेयर करें तो काफी सारा चेंजेस है। तो हिस्ट्री से हमें पहले की चीजें में पता चलता है कि क्या चेंजेस हुआ है। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं, वेयर डिड पीपल लिव। पहले टाइम में पीपल जो थे, लोग जो थे, वो कहाँ रहना पसंद करते थे, कहाँ रहना चाहते थे। वेयर डिड पीपल लिव। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन। इसमें नर्मदा रिवर का मैप, इसमें जो है मैप है ये इंडिया का। उसमें आपको बताना है कि नर्मदा रिवर जो है कहाँ पे उसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ उसको लोकेट करना है हमें। ठीक है। तो चूंकि पहले टाइम में लोग जो है पानी जहाँ रहता था, रिवर के आसपास रहना पसंद करते थे, सो दैट उन्हें पानी इजी से अवेलेबल हो जाए। क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था कि वो दूर से भी पानी को अपने पास तक ले आए, वो सोर्स नहीं था। तो वो लोग अपने आप को ही पानी के पास ले जाके वहीं पे सेटल कर लेते थे। तो ज्यादातर उस टाइम में लोग वहीं पे सेटल होते थे जहाँ पे रिवर, रिवर बैंक के पास। ये नर्मदा रिवर के पास भी जो वहाँ पे था, कौन सा शहर था, कौन सी सिटी थी, उसके बारे में पता लगाना। तो नर्मदा रिवर को हम देख लेते हैं कहाँ है। जैसे कि इसमें दिया गया था कि हमें नर्मदा रिवर को लोकेट करना है कि नर्मदा रिवर किधर है। तो नर्मदा रिवर विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में जो रिवर है वो नर्मदा रिवर। तो एमपी में हम कह सकते हैं कि ये एमपी के आसपास है। नेक्स्ट है, वेयर डिड पीपल लिव। कहाँ पे लोग रहते थे, कहाँ पे लोग रहना चाहते थे। People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. तो यहाँ पे लोग इस रिवर के बैंक, मतलब जो रिवर का किनारा था, रिवर के आसपास का एरिया था, वहां पे लोग बहुत दिनों से रह रहे थे, 100,000 years से रह रहे थे। क्योंकि उन्हें वहां पे पानी आसानी से मिल पा रहा था, जिससे कि वो अगर खेती करे तो उन्हें खेती के लिए भी पानी अच्छे से मिल जाए। बट नेक्स्ट अगर वो मतलब पीने के लिए पानी की सुविधा हो, और भी चीजों के लिए पानी की उन्हें अच्छी सुविधा मिल सके, इसलिए वो लोग रिवर के बैंक्स पे रहना पसंद करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। तो उसमें से कुछ जो पहले टाइम में जो लोग थे वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। तो वो लोग क्या करते थे, अपने फूड का गैदर्ड करते थे। They knew about the vast wealth of plants in the surroundings forest. उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जो ये प्लांट्स है, जो ट्रीज है, वो क्या है, बहुत बड़ा उसमें वेल्थ है। उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, और भी बहुत तरीके का सुविधा मिल सकता है। सराउंडिंग्स फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, fruits and other forests produce for their food.
तो वो लोग क्या कलेक्ट करते थे? रूट्स कलेक्ट करते थे, ताकि उन्हें रूट्स का जो काम होगा वो उससे कर सके, और फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, एंड और फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और क्या था, जैसे कि रूट्स, मान लो आप जैसे कुछ प्लांट्स है, आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हम रूट्स वाला पार्ट्स खाते हैं, किसी प्लांट्स का हम फ्रूट्स खाते हैं, किसी प्लांट्स का हम सीड खाते हैं। तो इसी तरीके से वो लोग, और उन लोगों को पता था कि कौन सा प्लांट जो है वो हमारे लिए काम का है और कौन सा काम का नहीं है, तो वो लोग उस तरीके से वहां से कलेक्ट कर लेते थे काम की चीजें। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, तो वो लोग एनिमल का भी हंटिंग गैदरिंग करते थे, हंट करते थे उन्हें, और उन्हें खाने के लिए यूज करते थे, और भी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते होंगे। तो इस तरीके से वो लोग एनिमल का हंटिंग करते। अब इसमें दिया है, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। जो इंडिया का मैप है, जो इंडिया है उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट साइड में सुलेमान और किरथार हिल्स है। उस टाइम वो इंडिया का पार्ट था, बट वो अब इंडिया का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास है वो। तो उस हमें इसमें इस मैप में ही लोकेट करना है कि सुलेमान और किरथार हिल्स किधर है। तो आप मैप में जाओ एक बार और देखो, पीछे हम पीछे वाले स्लाइड में जाके हम देखते हैं कि जो किरथार और सुलेमान हिल है, ये इंडस रिवर के बाद है, इंडस और झेलम रिवर के बाद है, और ये पाकिस्तान में पड़ता है। Okay. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो इसमें से जो कुछ एरिया था वहाँ पे क्या करते थे, जो वुमेन थी और जो मैन थे वो लोग क्रॉप्स में क्या ग्रो करते थे, तो व्हीट मीन्स गेहूं, और बार्ली वगैरह का क्या करते थे, खेती करते थे। और जो चीज ये लोग ग्रो करते थे उसी को फिर खाते भी थे। तो ये कब की बात है? ये 8,000 एगो की बात है, मतलब 8,000 साल पहले की बात है, जिस टाइम में व्हीट वगैरह बार्ली वगैरह ग्रो किया जाता था। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गॉट एंड कैटल। तो उस टाइम जो लोग थे वो लोग इस तरीके के एनिमल को रियरिंग करना शुरू कर दिए थे। शीप से इन्हें क्या मिलता था? वो वुल वगैरह मिलता था, वूल मिलता था, मीट मिल जाता था, मिल्क वगैरह भी मिलता था, और गॉट से भी सेम ही चीज मिलता था, एंड कैटल। तो इस तरीके से ये लोग इन इन सारे एनिमलों को, डोमेस्टिक एनिमल कह सकते हैं हम इन्हें, इसको वो पालना शुरू कर दिए थे, शुरू कर चुके थे उस टाइम। एंड लिव्ड इन विलेज, और उस टाइम में ये लोग कहाँ पे, किसी एक गांव में सेटल होकर रहना शुरू कर दिए थे। उस टाइम ये लोग घूम घूम कर नहीं रहते थे, एक जगह सेटल होना शुरू कर दिए थे। लोकेट दी गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। तो हमें गारो हिल्स बताना है। गारो हिल्स किधर है? तो जैसे कि इसमें दिया है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ मीन्स ऊपर हो गया, और ईस्ट मीन्स हो गया हमारा राइट हैंड की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या बताना है? गारो हिल बताना है। असम के आसपास हमें दिख रहा है, इसमें असम के आसपास ये गारो हिल्स ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास है। ठीक है। और विंध्या जो है ये सेंट्रल इंडिया में बता रहे हैं। तो विंध्या जो है हमने जैसे देखा था, नर्मदा से ऊपर विंध्या था और नीचे सातपुरा था, तो विंध्या रेंज भी एमपी में ही है, तो ये सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। These were some of the other areas where agriculture developed. तो ये सारे कुछ जो एरिया थे वहां पे भी क्या था, एग्रीकल्चर डेवलप्ड था, बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर होता था, और लोग एग्रीकल्चर और हंटिंग गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। The places where rice was first grown are to the north of the विंध्यास। तो जो विंध्या का जो नॉर्थ वाला पार्ट था, विंध्यास का नॉर्थ वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा? तो विंध्या का नॉर्थ कौन सा हो गया? नॉर्थ, जैसा कि इसमें ऊपर दिया हुआ है, तो नॉर्थ वाले पार्ट में क्या हो रहा था? राइस की खेती हो रही थी। ओके, नेक्स्ट है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हमें इंडस रिवर को ट्रेस करना है और इसके ट्रिब्यूटरीज बताने।
तो इंडस रिवर कहाँ है? इंडस रिवर हमारा इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। ये पाकिस्तान में ही है लगभग, इंडिया में ये बहुत कम ही है। सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं, सिंधु को ही इंडस कहा गया था, तो इंडस से ही इंडिया नाम पड़ा है। तो इंडस रिवर जो है ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान को की तरफ बहती हुई ये अरेबियन सी में वो जाता ड्रेन करती है। तो ट्रिब्यूटरीज एक नया वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है जो बड़ी रिवर को जो बड़ा रिवर है उसको हेल्प करने के लिए छोटी रिवर होती है वो ट्रिब्यूटरीज कहलाता है उसका। ठीक है, तो tributaries are smaller river that flow into a larger river। जो बड़े नदी के साथ छोटे नदी जो उसको हेल्प करता है वो ट्रिब्यूटरीज कहलाता है। और एक और चीज है डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो जब लास्ट में जहाँ पे ड्रेन करने के टाइम में जब नदी ड्रेन करने वाली होती है, ड्रेनेज के पास क्या होता है, रिवर के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में वो बढ़ जाता है, वो उसका रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाता है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। तो इन सारे रिवर के आसपास क्या था, 4,700 साल पहले की बात है। वहां पे क्या था, छोटे छोटे सिटी जो है बसना शुरू हो गया था उस रिवर के किनारे। तो कौन कौन से रिवर के किनारे, हमने इस चैप्टर में नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा है, इंडस रिवर के बारे में पढ़ा है, और कौन सी रिवर के बारे में हमने पढ़ा है, अभी दो रिवर के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये दोनों रिवर के आसपास लोग क्या हुए थे, बसना शुरू कर चुके थे। लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। तो 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की बात है, सिटी जो है डेवलप्ड होने लगा था कहाँ पे, गंगा रिवर के किनारे पे, बैंक्स ऑफ द गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब और इसकी जो सहायक नदी है, छोटी छोटी जो नदी है, जैसे गंगा की सहायक यमुना भी है, तो यमुना नदी के किनारे, जैसे दिल्ली है, दिल्ली हमारा कहाँ है, यमुना रिवर के किनारे है। और यमुना जो है वो क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। आगे जाके वो इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा में मर्ज हो जाता है। फिर उसके बाद यमुना का कोई अपना वो नहीं रह जाता है, गंगा के साथ ही मिलके वो फिर गंगा ही बन जाता है, गंगा जो है वो आगे तक बहती है। एंड अलोंग दी सी कोस्ट, और जो समुद्र का किनारा वाला पार्ट था, जैसे कि हो गया हमारा, जैसे कि मुंबई वगैरह है, इस तरीके से जो भी गुजरात वगैरह है, तो इस सब समुद्री तट पे भी लोग बसना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें वहां से पानी भी मिलता था, और वहां से उन्हें खाने के लिए भी बहुत सारी सुविधा मिल जाती थी। तो वो लोग सी कोस्ट पे और रिवर बैंक्स पे उस टाइम सिटीज डेवलप होना शुरू हो गया था। इस वीडियो में हम लोग गंगा और इसके ट्रिब्यूटरी इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सोन रिवर, सोन जो है ये गंगा के ट्रिब्यूटरी है। और आप इस मैप में भी देख सकते हैं, गंगा और सोन क्लोज है, और ये बिहार में जाके कनेक्ट होता है। सोन रिवर जो है गंगा में मर्ज हो जाती है बिहार में जब ये पहुंचता है तब। तो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। 2500 years ago, 2500 years ago, cities started developing। 2500 साल पहले क्या हुआ था, जो सिटीज थे वो डेवलप होना शुरू हो गया था, और ये रिवर के किनारे ही डेवलप होने लगी थी। और नेक्स्ट है, द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो जो गंगा का साउथ वाला पार्ट है, जो गंगा के साउथ में है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये जो गंगा है, और इसका जो साउथ वाला पार्ट है ये क्या है, मगध कहलाता था। गंगा के साउथ वाले पार्ट को हम मगध कहते थे, लेकिन अभी वही जो है वो बिहार में पड़ता है, ये बिहार है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, और यहाँ के रूलर्स जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। दे सेटअप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा सा एक किंगडम अपना सेटअप किया था। तो वही मगध कहलाता था, वही किंगडम जो उन्होंने सेटअप किया था, वही किंगडम उस टाइम मगध कहलाता था। तो इस मैप में आप देखिए, ये गंगा रिवर है, और ये यमुना, सोन, ये सब क्या है, इनकी इसका ट्रिब्यूटरीज है। ओके, इसमें हम देखेंगे कि पीपल जो है इधर से उधर
जाते थे और वो क्यों जाते थे, किस वजह से जाते थे। जैसा कि इस पिक्चर में भी आपको शो हो रहा होगा, पहले टाइम के लोग इधर से उधर घूमते थे क्योंकि उन्हें एक तो वो खाने पीने की खोज में घूमते थे, दूसरा था अगर कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया या कोई जानवर ने अटैक कर दिया तो इस वजह से भी वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते थे, क्योंकि ऐसा तो उस टाइम में था नहीं कि वो रिलेटिव के घर जाते होंगे, कोई रिलेटिव उनका दूर है तो वहां पे जाने के लिए वो ट्रेवल करते होंगे, ऐसा तो नहीं था। वो खाने की खोज में घूमते थे और इन सब की वजह से घूमते थे। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, river, and sea, made journey dangerous at times but never impossible. तो ये हिमालय, डेजर्ट्स, रिवर और जो सीज है ये क्या करता था लोगों के लिए, थोड़ा सा डेंजरस तो था, जर्नी जो है वो डेंजरस तो करता था, क्योंकि वो उस टाइम कोई ट्रैवल करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं था कि मतलब साधन नहीं थी कि उससे वो आसानी से यहाँ से वहाँ पहुंच जाए। उनको चल के जो है वो हिमालय को भी क्रॉस कर रहे हैं, डेजर्ट पे भी चल रहे हैं, फिर रिवर आ रहा है फिर उसमें भी तैर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डेंजरस बहुत ज्यादा था ये सब, बट वो उन्होंने उसको क्रॉस करते हुए चलते हुए ये लोग जाते थे, ट्रेवल करते थे। मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो ये जो मैन वुमेन मतलब जो भी लोग थे, पीपल थे, वो मूव करते थे क्यों, लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से रह सके, अपना जीवन बिता सके। To escape from natural disaster like floods or droughts. तो क्या था, जैसे मान लो फ्लड्स आ गया, बाढ़ आ गई बहुत ज्यादा, तो ये लोग क्या करेंगे, बाढ़ आने से फिर वहां पे उस जगह पे अगर बहुत पानी इकट्ठा हो गया तो पॉसिबल नहीं था कि ये लोग बाढ़ में मतलब रहे। घर भी इन्होंने इतना नहीं बनाया था ऐसे कि मतलब बाढ़ को ये लोग झेल सके। तो बाढ़ आने की वजह से या फिर सूखा पड़ जाए, अगर ड्रॉट्स आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो भी क्या होता है, इन्हें जगह छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सूखा पड़ने से क्या होगा, फिर ये एग्रीकल्चर नहीं कर सकते ये, फिर ये खाएंगे क्या, क्योंकि इन लोगों को फिर इन लोगों के पास तो दो ही ऑप्शन था, या तो ये एग्रीकल्चर करे या फिर शिकार वगैरह करे। तो अब अगर सूखा पड़ गया तो जानवर भी वहां से भाग जाता होगा, तो शिकार किस चीज का करेंगे। तो इन लोगों का जगह छोड़ने का, मूव करने का, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने का सबसे बड़ा वजह जो है फ्लड और ड्रॉट्स भी था। मैन मार्च इन आर्मीज कंक्वेरिंग अदर्स लैंड। ठीक है, तो मैन जो थे, जो आर्मी लोग थे, जो जेंट्स लोग थे, वो क्या करते थे, दूसरे के जमीन को छीनने की हड़पने की कोशिश करते थे और लड़ाई वगैरह करते रहते थे। मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारवां और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो मर्चेंट्स वगैरह थे, ये लोग ट्रैवल करते थे क्यों, ये अपने कारवां के साथ, मतलब कारवां में बहुत सारे लोग फौज के साथ ये अपना या फिर शिप से इस तरीके से जाते थे, ट्रैवल करते थे। और ये लोग उसमें साथ में क्या ले जाते थे, कैरिंग वेलेबल गुड्स। जो वेलेबल गुड्स होता है, जो गुड्स है, जो सामान है, जो इम्पोर्टेंट सामान है, जिसकी वैल्यू है, उसको लेके ये यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। Religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. तो जो रिलीजियस टीचर्स थे वो भी क्या करते थे, वॉक करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है, और अपना जो एडवाइस था, जो इंस्ट्रक्शन था, ये इधर से उधर देते थे। People travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. तो जो पीपल्स जो लोग थे वो इसमें भी घूमते थे कि कोई एक्साइटिंग प्लेस मिल जाए, ठीक है, एडवेंचर तो एडवेंचरस तो था ही वो घूमना, क्योंकि बाय वॉक कर वो टहलते थे। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के बाद भी ये लोग वॉक करते थे, तो ये वो एडवेंचरस तो था ही, और वो डिस्कवर क्या करते थे, तो कोई एक्साइटिंग प्लेस, कोई अच्छा जगह मिल गया है ना, इस तरीके से ट्रेवल करते हुए इधर से उधर वॉक। Why do people travel nowadays? अब आजकल लोग क्यों घूमते हैं, क्यों ट्रेवल करते हैं? ओके, तो हिल, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स। तो हिल, माउंटेन, सीज, इन सबको क्रॉस करना, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा, स्लाइड में भी देखा है
कि हिल, माउंटेन, सी, इस सबको ये लोग क्रॉस करना थोड़ा सा इन लोगों के लिए मुश्किल होता था, फिर भी ये लोग ट्रैवल करते थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटेज, बहुत ही डिफिकल्ट था इन फ्रंटेज को क्रॉस करना। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural tradition. Okay, तो ये लोग जो इधर से उधर जाते थे और इस जगह मान लो इस सब कॉन्टिनेंट या इस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में सेटल हो गए, मान लो एशिया के लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चले गए, यूरोप के लोग एशिया कॉन्टिनेंट में आ गए, तो इससे क्या होता था, ये लोग अपना कल्चर यहाँ से वहाँ पहुंचाते थे और वहाँ का कल्चर, तो इस तरीके से क्या होता है, कल्चर जो है हमारा ये काफी इम्प्रूव होता था, कल्चर अच्छा होता था, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अपना कल्चर शेयर कर रहे हैं, पता चल रहा है कि दूसरे लोग क्या कैसे कर रहे हैं, तो इस तरीके से मूव करने से ये सब भी जो है एक्सचेंज हुआ एक दूसरे के साथ, और लोग कहीं और से आके किसी और जगह पे बस जाते थे। Okay, people have shared new way of carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. तो ट्रैवलिंग करने से क्या हुआ, ये लोग और भी चीज शेयर किए कल्चर के साथ साथ, तो इन्होंने और भी जैसे म्यूजिक कंपोज करना भी अलग अलग जगह से, फिर कुकिंग फूड खाना जो है मान लो कहीं और कैसा बनता है हमारे यहाँ, तो ये चीज भी शेयर हुआ, फिर हम एक दूसरे का जो है चीजें करने लगे, यूज करने लगे, तो इसलिए भी लोग ट्रैवल करते थे। जैसा कि ये मैप हम देख सकते हैं, ये फिजिकल मैप है, तो इसमें ये इंडिया का फिजिकल मैप है, इसमें उस टाइम जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है वो भी सब सटा हुआ दिख रहा है, और देखिए इसके इस वाले पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, और ये वेस्ट वाले पार्ट में अरेबियन सी है, और नीचे लक्षद्वीप आपको दिख रहा होगा, तो इस तरीके से ऊपर ये हिमालय पहाड़ है, हिमालय माउंटेन है, तो इस तरीके से ये मैप हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, तो हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए दो वर्ड तो दो नाम तो हमने सुना ही है, इंडिया और भारत, वैसे तो चार नाम है, तो आर्यभट्ट भी इसे बोलते हैं और हिंदुस्तान भी बोलते हैं, बट ये इंडिया और भारत कहाँ से ड्राइव हुआ है वो हम देखते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, तो ये इंडस, इंडिया जो है ये इंडस रिवर के नाम पे पड़ा है, इंडस को हम संस्कृत में सिंधु नदी भी कहते हैं, तो इंडस के नाम पे इंडिया पड़ा है, और भारत भारत के नाम पे ये भारत। अबाउट हाई आई मीन अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले जो है इस तरीके से ये क्या हुआ था देखते हैं। इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ, तो 2500 ईयर्स अगो जो ईरानियंस एंड ग्रीक्स थे, क्या किए थे, ये लोग आए थे, किधर से आए थे, थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, मीन्स नॉर्थ वेस्ट के साइड से ये लोग आए थे, वर फेमिलियर विद द इंडस, कॉल इट द हिंदूज और द इंडोज, तो ये लोग फेमिलियर इंडस से थे, कौन लोग, जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, और ये कौन थे, ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे, और इन्होंने इसे हिंदोस या फिर इंडोस कहा, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और ये जो रिवर के पास जो जमीन था, जो लैंड था, उसी को, और रिवर का जो ईस्ट साइड में जो जमीन था उसको इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसे इंडिया नाम दिया। 3500 years ago क्या हुआ था, 3500 years ago क्या हुआ था, the name भारत was used for a group of people who lived in the north west, तो भारत भी जो है ये नॉर्थ वेस्ट वाले ने ही यूज किया था, कब किया था, 3500 years ago, तो इंडस जो है आई मीन इंडिया जो है ये 2500 years ago नॉर्थ वेस्ट वाले से ही आए थे, कुछ इन्होंने ही यूज किया था जो ईरानियन और ग्रीक थे, और 3500 ईयर्स अगो भारत नाम भी जो है ये भी उधर से ही कुछ ग्रुप आए थे नॉर्थ वेस्ट से, उन्होंने ही क्या किया था, एंड हु आर द मेंशन्ड इन द ऋग्वेद द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, तो ऋग्वेद में मेंशन है ये चीज, जो संस्कृत में कंपोज हुआ है, ऋग्वेद में मेंशन है भारत नाम, उसी से हमारी कंट्री का नाम भारत भी है। नेक्स्ट है कि हमें हमें पता कहाँ से चला हमारे पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, या फिर जो चीजें बीत चुकी है उन सब के बारे में हमने कहाँ से जाना, तो हमने इन सब से जाना, जैसे अभी हम पढ़ते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट,
देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट। बहुत सारा वेज है पास्ट को फाइंड करने का, जिसमें से कुछ के बारे में दिया हुआ है। तो ये सोर्सेस कहाँ से है? एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, जिसमें सामान हमें जो खुदाई वगैरह होता है तो हमें कुछ कुछ वहां से मिल जाता है क्लू। तो उससे भी हमें पता चलता है कि क्या था, कहाँ पे शहर था, कहाँ पे गांव वाला एरिया था, किस तरीके की सिटी थी। और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस। तो जो लिटरेरी सोर्सेस है, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह हो गया, इसमें भी हमें सारा लिख के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने लिख के रखा हुआ है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? द बुक्स वर रिटन लॉन्ग अगो वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू मीन्स हो गया जो हैंड, और स्क्रिप्ट मीन्स तो लिखा हुआ, तो जो हाथ से चीजें जो लिखा हुआ था वही मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। तो ये बहुत ही पहले लिखा हुआ था, ठीक है, लॉन्ग रिटन लॉन्ग अगो। इट्स अ लेटिन वर्ड मेन्यू। ये लेटिन वर्ड मेन्यू से है। मेन्यू का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया है, हैंड होता है। These were usually written on palm leaf। तो ये अब पेज तो कॉपी तो था नहीं उस टाइम, कागज का तो वो नहीं हुआ था, इन्वेंशन हुआ नहीं था। तो उस टाइम पाम लीफ पे लिखा जाता था, पाम लीफ और या फिर बार्क पे लिखा जाता, ऑफ अ ट्री नॉन एज बेच। ठीक है, तो एक बीच करके ट्री है, उसके बार्क पे ये लिखा जाता था, नहीं तो पाम लीफ पे लिखा जाता था, विच ग्रोज इन हिमालय। और ये जो ट्री था, ये जो पाम लीफ था या फिर बीच का बार्क था, ये सब जो है हिमालय वाले पार्ट में होता था, जो माउंटेन वाला पार्ट था उधर होता था। तो उसको लाके उस पे इन लोगों ने क्या किया, लिख के रखा है। तो इस सोर्स से हमें पता चलता है कि क्या पहले किस तरीके के कल्चर कैसा था हमारा, लोग रहते कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, सिटी कैसा बनाया था उन्होंने, मतलब सब कुछ के बारे में हमें इन सबसे पता चलता है। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल। तो प्राकृत जो था लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। प्राकृत में जो ऑर्डिनरी पीपल जो लैंग्वेज यूज करते हैं वही प्राकृत कहलाता है। और तमिल जो साउथ इंडिया वाले यूज कर रहे हैं वही है। और संस्कृत जो है हमारा सबसे पुराना लैंग्वेज है, संस्कृत से ही सारे लैंग्वेज का वो हुआ है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में और भी हम चीजें जानते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। तो मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता है, पास्ट के बारे में हम फाइंड करते हैं। वन इज टू वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। तो ये जो इसमें मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू हम बुक को रीड कर लेते हैं जिसमें बहुत पहले से लिखा हुआ है चीजें, तो हमें पता चल जाता है उससे। These are called manuscripts because they were written by hand। क्योंकि manuscript इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये हैंड रिटन है, हाथ से लिखा हुआ है। This manuscript was written about 1,000 years ago। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बहुत पहले लिखा गया था, 1,000 years ago लिखा गया। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस। जो पाम लीव्स था उसको क्या करते थे, पेज के हिसाब से काट लेते थे छोटे छोटे टुकड़े में, एंड टाई टुगेदर टू मेक बुक्स। और जैसे बुक्स टाई किया रहता है उसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट में काट के उसे हम बुक की तरह, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उसे टाई करके बुक जैसे बनाया। ओवर द years many manuscripts were eaten away by insects। Some were destroyed but many have survived, preserved in temple and monasteries। तो ये जो पाम लीफ है, आप सोच रहे होंगे कि ये पाम लीफ इतने साल से कैसे रखा हुआ है, तो इसको बहुत सारे पेज जो है इसका भी इंसेक्ट ने खा लिया है, बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो गया है। बट फिर भी क्या है, बहुत सारा जो है अभी भी सुरक्षित प्रिजर्व करके हमने टेम्पल में या फिर मोनेस्ट्रीज वगैरह में रखा हुआ। These book dealt with all kinds of subject। तो ये जो है सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ मतलब एक ही टॉपिक पे नहीं बातें करता था, नहीं एक ही टॉपिक के बारे में नहीं लिखा था, इसमें बहुत सारी चीजें लिखा था, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, किस तरीके के रिलीजियस उस टाइम किस तरीके के लोग मानते थे, धर्म को कैसा क्या था। लिव्स ऑफ किंग, राजा महाराजा किस तरीके से रहते थे। मेडिसिन एंड साइंस, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में भी लिखा था। एंड एपिक्स के बारे में, पोएम एंड प्लेज, इन सब के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट में मेंशन किया। एक तो मैन्युस्क्रिप्ट से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और दूसरा जो था वो है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन पे से भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शन क्या है ये हम जान लेते हैं। दीज वर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस।
जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो तो सॉफ्ट वाले पाम लीफ पे या फिर पेज पे रहता था, बट जो इंस्क्रिप्शन है ये हार्ड सरफेस पे रहता था, सच एज स्टोन और मेटल। तो या तो मेटल पे लिखा मिल जाता है ये, या फिर स्टोन पे लिखा रहता है ये। Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. तो कभी कभी जो राजा थे, जो हमारे किंग्स थे, वो क्या करते थे, वो इस तरीके से ऑर्डर देते थे कि लोग, ऑर्डर जो है वो भी इस तरीके से वो पत्थर पे खुदवा के या फिर हार्ड मेटल पे लिखवा के देते थे कि लोग इस चीजों को माने, ओबे करे, उनकी बातों को जो लोग थे वो पढ़ सके, देख सके। ओके, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल where men and women including king and queen recorded what they did। तो इसमें जो किंग, स्पेशली जो किंग और क्वीन थे, जो राजा महाराजा थे, जो राजा थे, रानी थी, वो लोग रखते थे, क्योंकि जनरल पीपल के लिए तो थोड़ा सा कम पॉसिबल था कि इस तरीके से वो रख पाए, उनके पास सोर्स कम होती थी। बट जो किंग और क्वीन थे हमारे, उनके पास तो सोर्स की कमी नहीं होती थी, तो वो लोग ज्यादा अपना रिकॉर्ड रखते थे कि उन्होंने क्या किस तरीके से किया है। For example, kings often kept record of victories in battle। तो उनकी जो विक्ट्री होती थी वो कौन से बैटल में विक्ट्री हुई, किस कहाँ पे कौन सा बैटल हुआ, इन सब के बारे में वो रिकॉर्ड जो है इंस्क्रिप्शन पे रखते थे, और हमें पता चलता है अभी भी। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर में ये दिख रहा होगा, ये सिल्वर का मेटल है, सिल्वर है ये। तो इस तरीके से इस पे लिखा हुआ है, और ये स्टोन पे भी लिखा हुआ है, स्टोन पे का खुदा हुआ है ये। तो एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट, कितना पुराना है ये आप देख लो, 2250 ईयर्स अगो, फाउंड इन कांधार। ये कहाँ मिला है, तो कांधार में मिला है, जो कि अब हमारे कंट्री में नहीं है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है ये। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। अशोका के बारे में आप लोग जानते होंगे, अशोक जो था बहुत ही पावरफुल किंग था, बहुत ही पावरफुल उसका किंगडम था, उन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया था। और इनका ये लिखवाया हुआ ये इंस्क्रिप्शन है, ये अभी कांधार में है, और ये जगह जो है अफगानिस्तान में पड़ती है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 2 लैंग्वेज में है। कौन कौन सा लैंग्वेज है, ग्रीक एंड अरेमिक। ठीक है, तो इस तरीके से 2 लैंग्वेज में ये लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है, जिसे अशोका ने लिखवाया है, और ये अफगानिस्तान। तो हमें मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन से तो चीजें पता चली गया। अब है आर्कियोलॉजिस्ट भी जो है कुछ कुछ इनको क्लू मिल जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या बताते हैं, कैसे पता करते हैं, द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। ठीक है, तो जो बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स हैं, जो स्टोन और ब्रिक्स से बने हुए हैं, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, who study these objects are called archaeologists। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, जो इस तरीके से पता लगाते हैं, चीजें को खोजते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, जो बिल्डिंग्स, स्टोन ब्रिक्स से बने हुए जो रिमेन्स हैं, जो पेंटिंग्स है, जो स्कल्पचर है, उन सब के बारे में जो स्टडी करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। वही आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, जो इन सब के बारे में पता करता है, खोजता है। They also explore and excavate, क्या सब करता है, to find tools। ये एक्सप्लोर क्या करते हैं, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो उस टाइम में किस तरीके का टूल, औजार, हथियार वगैरह यूज होता था, पॉट्स किस तरीके के बनते थे, जैसा कि इस पिक्चर में आपको ये पॉट दिख रहा होगा, पहले मिला हुआ है, पैन, कढ़ाई वगैरह जो होता है, और ऑर्नामेंट्स। देखो ये आपको ये सिल्वर का दिख रहा होगा, इस तरीके से, इस तरीके का आरा टेढ़ा कॉइन यूज होता था। अभी तो सिल्वर का कॉइन नहीं रहता, लेकिन पहले टाइम में ये सिल्वर का होता था, इस तरीके से। और ये देखो इस तरीके से जो नीचे आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस तरीके से ये खुदाई करते हैं, और यहाँ से इनको कुछ कुछ चीजें मिल जाती है, जिससे ये पूरा स्टोरी का पता लगा लेते हैं। तो एक क्लू से ये पूरा स्टोरी का पता लगा, ठीक है। तो इस some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay और metal। ठीक है, तो ये स्टोन का भी होता था, कुछ कुछ बोन मतलब हड्डियों से बना भी मिला है। तो जिससे कि पता चला कि कौन से जानवर उस टाइम था।
बेक्ड क्ले और मेटल मीन्स हो गया जो ऐसे पके हुए मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, और मेटल तो हो ही गया वही सिल्वर वगैरह। तो इस तरीके से मिल जाता था चीजें, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो हार्ड वाला चीज होता था, जो हार्ड से बना होता था, वो चीज क्या करता, सर्वाइव कर जाता था। जो जो सॉफ्ट वाला होगा वो तो फिर इस तरीके से रह नहीं पाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा मिट्टी में, वो पूरा वैसे ही हो जाएगा। लेकिन जो हार्ड वाला था वो क्या हुआ, वो रह गया, जिससे हमें पता चल जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो टुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। तो इस तरीके से वो एनिमल और फिश और बर्ड के बोन भी ढूंढ लेते हैं, जिससे पता चलता है टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि वो जो पहले के लोग थे वो कौन से एनिमल को खाते थे, कौन से बर्ड को खाने के लिए यूज करते थे, और फिश वगैरह को खाते थे या नहीं। तो ये सब इन्हें इससे पता चलता है। हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स जिसे हम कहते हैं, वो स्टडी द पास्ट, इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो हिस्टोरियन है वो क्या करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं, पास्ट के बारे में, और इंफॉर्मेशन जो है फाउंड करते हैं किस चीज, कहाँ से, मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी से। तो वो हिस्टोरियन कहलाते हैं। हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। तो हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बोला गया है, डिटेक्टिव बोला गया। अब इस ये तो नहीं है कि डिटेक्टिव हैं तो जासूसी करेंगे, ये तो नहीं करते हैं, कुछ ऐसा खोजेंगे। बट ये जो है डिटेक्टिव हैं, तो ये लोग पुराने टाइम के चीजें को खोजने की कोशिश करते हैं, जिससे ये क्लू जुटा सके और एक तरीके से पूरा पता लगा सके। Who use all these sources like clues to find out about our past. ओके, इसमें हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर पास्ट, ये हमारे हिस्ट्री के बुक का कवर पेज है 6th क्लास की हिस्ट्री का, जिसपे क्या लिखा हुआ है, आर पास्ट। ये प्लूरल फॉर्म है, पास्ट का प्लूरल फॉर्म पास्ट कर दिया गया, एस लगा दिया हुआ है। तो ये क्या है, वन पास्ट और मेनी, एक ही पास्ट था या फिर अलग अलग था। तो एक लोग का एक था, बट अलग अलग ग्रुप के जो लोग थे उनके पास्ट अलग। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. तो जो हर्डर और फार्मर का जो रहने का तौर तरीका था, जो रहन सहन था, वो क्या डिफरेंट किससे था, किंग और क्वीन के रहन सहन से। द लीव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। तो मर्चेंट का भी जो रहने का तरीका होगा वो किससे अलग होगा, क्राफ्ट पर्सन से। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, अलग अलग जगह से कस्टम भी अलग अलग टाइप का फॉलो करते थे। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड। आजकल बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं, अंडमान आइलैंड पे भी रहने लगे हैं। गेट देयर ऑन फूड बाय फिशिंग। तो अंडमान आइलैंड पे रहने वाले लोग ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट रहता है, फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, पानी भी चारों तरफ है, क्योंकि वो आइलैंड है तो पानी चारों तरफ होगा ही। तो इस तरीके से वो लोग इस पे जो है एक्वेटिक पे डिपेंडेंट रहते हैं, और फॉरेस्ट पे भी। हियर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और अलग और भी डिफरेंस है। कौन सा, किंग्स केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो जो किंग्स था वो अपने विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रखता था। ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो लोग इस तरीके से, जो हंटर फिशिंग फॉक है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, वो लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे, क्योंकि उनके पास इतना सोर्स नहीं था, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो कौन रखता था अपना रिकॉर्ड, राजा महाराजा, जो किंग और क्वीन थे। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. अब है what do date means? तो डेट्स जो है, जैसे कि आपने देखा होगा बीसी लिखा रहता है, एडी लिखा रहता है, बीसीई लिखा रहता है, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रहा होगा कि क्यों लिखा रहता है। ठीक है, तो व्हाट डू डेट्स मीन? तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, जो जीसस क्राइस्ट हैं, ये आपको यहाँ पे फिगर में शो हो रहा होगा, ये जो है ये जीसस क्राइस्ट है, जो क्रिश्चियन धर्म के फाउंडर हैं, क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है, हैज बीन टेकन एज एयर। तो इनके जन्म से पहले का जो डेट है वो बीसी करके दिया है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट, बीसी।
and any event after the birth of Jesus is called Anno Domini। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। जीसस के बर्थ से पहले को क्या कहा गया है, बीसी, और जीसस के बर्थ के बाद वाले को क्या कहा गया है, एडी कहा गया है। ठीक है, इसमें देखिए तो आप कहेंगे कि जीरो कहाँ से शुरू होता है, तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था वहां से जीरो का शुरुआत हुआ। जैसे कि आप मैथ्स में पढ़े होंगे नंबर लाइन वाले सिस्टम, जो जीरो के बाद, जीरो से ऊपर जो है ये प्लस में चलता है और नीचे जो है माइनस में चलता है। तो जीरो से ऊपर वाला जो है ये क्या है, इनके बर्थ के बाद वाला है, 1 2 3 4 जो भी है ना, तो उसको एडी करके माना जाएगा। जीरो से नीचे जो माइनस में चल रहा है ये क्या है, बीसी, ये क्राइस्ट के जन्म से पहले का चीज है। तो लेटर्स विद डेट्स, सो 2024, अभी जो 2024 चल रहा है मींस 2024 इयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के 2024 इयर्स बाद, है ना, 2024 साल के बाद की है ये। कब से कब की, मतलब क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था, जो बर्थ हुआ था, मतलब इतना दिन पहले उनका जन्म था, 2024 इयर्स अगो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ। इसको कहीं कहीं C और BC करके दिया रहता है, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, इस तरीके से। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। तो इसका कुछ हम क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। इमेजिन यू हैव टू इंटरव्यू एन आर्कियोलॉजिस्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन। अगर आपको किसी आर्कियोलॉजिस्ट से इंटरव्यू लेना होगा तो, और उसके लिए आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज आर्कियोलॉजी, व्हाट डज एन आर्कियोलॉजिस्ट डू, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सकैवेशन, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट डिटरमाइन द एज ऑफ any of the objects discovered from excavations, Why are symbols important in the field of archaeology। ठीक है, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आप रेडी कर सकते हैं। चूंकि ये चैप्टर हमारा अब खत्म हो चुका है, तो मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करवाती हूँ कुछ क्वेश्चन के थ्रू। तो मैच द फॉलोइंग है, नर्मदा वैली के बारे में हमने पढ़ा था। तो नर्मदा वैली जो है किस चीज के लिए फेमस था, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए। दूसरा है मगध, मगध क्यों फेमस था, तो मगध द फर्स्ट बिग किंगडम, और मगध किधर था, आपने देखा गंगा के साउथ वाले पार्ट था ये, जो कि बिहार में। अब है गारो हिल्स, गारो हिल्स क्यों फेमस हुआ कि अर्ली एग्रीकल्चर, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई वो कहाँ हुई, गारो हिल्स में। ओके, अब है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, इसी के नाम पे इंडिया नाम भी पढ़ा है, और इसी को संस्कृत में सिंधु नदी भी कहते हैं। तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द फर्स्ट सिटीज, वहां पे क्या हुआ था, सबसे पहला सिटी बना था। नेक्स्ट है गंगा वैली, गंगा वैली जो है सिटीज अबाउट 2500 इयर्स अगो। तो गंगा वैली के बारे में पता चला कब, जो वहां पे सिटी बनी वो कब बना, 2500 वर्ष पहले। कहाँ पे बना, गंगा वैली के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो हमने मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में भी डिटेल में पढ़ा है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, they were written by hand, जो मैन्यूस्क्रिप्ट था वो हैंड से लिखा होता था। these were usually written on palm leaves or on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grows in the Himalayas। और इसको क्या करते थे, छोटे छोटे पार्ट में काट के टाई करके एक तरीके से बुक की तरह तैयार किया जाता था। और मैन्यूस्क्रिप्ट पता चल गया। फिर इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था पहले। these are writings engraved on relatively hard surface such as stone or metal। ओके, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच।